हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 का सोशल साइंस का मॉडल पेपर। तो मेरे साथ साथ जो है आप भी बनाते रहें ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो समाज में जो हम भेदभाव देख रहे हैं, भाषा के आधार पर भी भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है और जात पात के आधार पर भेदभाव होता है। तो सभी के आधार पर ही हमें सामाजिक भेदभाव देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। तो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम हमें मिलता है आर्टिकल 19 के तहत, जिसके अनुसार बात किया जाए तो इसमें बोला गया है कि आपको जो है राइट टू स्पीच है, कुछ भी बोलने का अधिकार है, साथ ही साथ एसोसिएशन बनाना, ग्रुप बनाना, कहीं पर भी जाना, कोई भी जॉब करना, तो ये सब का अधिकार जो है आर्टिकल 19 के तहत जो है दिया गया है। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? तो सबसे पहले जो वोट का अधिकार मिला है महिलाओं को वो है इंग्लैंड। इनमें से 1918 में जो है इंग्लैंड में बिल पारित हुआ जिसके तहत जो है वहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड। वहीं भारत की बात करें तो भारत में जो है 1919 का जो अधिनियम आया 1919 एक्ट, जिसको जो है मोंटेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, तो इसके तहत जो है महिलाओं को वोट दिया गया है। तो विच अमोंग दीज डिड वुमेन फर्स्ट गेट द राइट टू वोट? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका हैं? विच अमोंग द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेचर ऑफ पंचायत। तो पंचायत की व्यवस्थापिका होते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है? तो जो भी 18 साल के ऊपर के व्यक्ति होते हैं ग्राम पंचायत में, उन सब को मिला के जो ग्राम सभा बनता है और सब मिलकर तय करते हैं कि गांव के लिए क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो देखो, फेडरल गवर्नमेंट जहाँ भी होता है तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, तो फेडरल में देखने को मिलेगा कि पावर को बांटा गया है। जो पावर है, जो शक्ति है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कुछ पावर्स को रखा गया यूनियन लिस्ट में, कुछ को रखा गया स्टेट लिस्ट और कुछ को रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है, जो केंद्र सरकार होती है ना, वो सारे फैसले लेती है, वही कानून बनाती है। राज्य सूची में क्या है, जो राज्य सरकार होती है वो कानून बनाती है उन सारे विषयों पे। और समवर्ती सूची की बात करें, दोनों बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति किस में है? संघ सूची में है, यूनियन लिस्ट। अच्छा, ये जो पावर का बंटवारा ये कौन से शेड्यूल में आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये शेड्यूल है 7। ठीक है, तीनों जो सूचियों का जिक्र किया गया वो शेड्यूल 7 में किया गया है। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? When was the right to information bill passed? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल जो है ये पास हुआ था 2005 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? Who was the first president of भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये बना किससे है? तो ये भारतीय जनसंघ से बनाया, टूटकर हटकर बना हुआ है। तो मेनली क्या था कि 1951 में जो 1951 में जो है भारतीय जनसंघ बनाया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। उसके बाद जो जनता पार्टी बना और फिर वहीं से निकल के जो है 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया और इसके पहले प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? विच ऑफ द पार्टीज वर मर्ज इनटू जनता दल यूनाइटेड? तो जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड बना कब? तो ये बना 1999 में। तो जनता दल से टूटकर जो है जनता दल यूनाइटेड बना था और इसके लीडर कौन थे उस समय? शरद यादव। तो ये आगे जाके जो इस पार्टी में जुड़ गया समता पार्टी। समता पार्टी जो है आगे जाके जनता दल यूनाइटेड में जो है मिल गया। तो आंसर हो जाएगा समता पार्टी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो प्रस्तावना में 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और ये 42वां संशोधन आया कब? तो ये आया 1976 में। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन देखने को मिलता है? एकात्मक यूनिटरी।
कुछ देशों में आपको यूनिटरी गवर्नमेंट देखने को मिलेगा, कुछ देशों में जो फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। तो एकात्मक कहाँ है? तो भारत की बात करें तो भारत में ऐसे फेडरल है, लेकिन यहाँ पे यूनिटरी फीचर भी देखने को मिलते हैं। अमेरिका पूरी तरह से फेडरेशन है, कनाडा भी फेडरेशन है, श्रीलंका जो है ये यूनिटरी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है श्रीलंका, यहाँ पर जो है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? विच ऑफ द स्टेट हैज़ अ स्पेशल स्टेटस? अगर हम स्पेशल स्टेटस की बात करें तो आर्टिकल 371 के तहत जो है कुछ राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, ये सब देश हैं। तो इनमें बात करें तो इनमें अरुणाचल प्रदेश को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है आर्टिकल 371 के तहत। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म एट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से जो है कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, ठीक है। लेकिन 1977 में जब चुनाव हुआ, इमरजेंसी ख़त्म हुआ था और इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस जो है हार गया और इसके बाद जो एक कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बनी। और ये सरकार किसकी थी? तो ये सरकार थी मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई जो है इनकी पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी केंद्र में। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? वेयर वॉज द पब्लिक स्ट्रगल हेल्ड ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर? तो पानी का निजीकरण के कारण, जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर के कारण जो है बोलीविया में हमें जो है पानी के लिए विद्रोह देखने को मिलता है, जहाँ पर सरकार पहले जो है पानी का सप्लाई कौन करता था बोलीविया में? सरकार करती थी। लेकिन लगभग 2000 में जो है क्या हुआ कि पानी के सप्लाई को जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया और ये जो कंपनी है उसने पानी के दाम को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया, जिसके वजह से वहाँ के लोग जो है विद्रोह करने लगते हैं और यही विद्रोह यहाँ पे दिया गया है। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो है, पानी का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, इसके लिए लोगों ने बोलीविया में विद्रोह किया था 2000 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा के गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1946 में। पहला जो बैठक हुआ संविधान सभा का वो था 9 दिसंबर 1946। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये बैठक हुआ कहाँ? बॉम्बे में हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? What percentage of reservation is there for the women according to the बिहार पंचायती राज एक्ट? तो बिहार पंचायती राज एक्ट जो है जो 2006 में आया था, इस एक्ट के तहत जो है 50% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को। तो ये 50%। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो पंचायत जो सिस्टम है, पंचायत राज जो है, ये आया कब है? तो ये आया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो पारित हुआ था 1992 में, ठीक है। तो पंचायती राज जो है ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया है और ये पारित हुआ था, इसको लागू किया गया था 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें जो है लोकल गवर्नमेंट को 3 भागों में अरेंज किया गया, 3 टियर सिस्टम में। जहाँ पे गांव स्तर पे बात किया तो गांव में जो है पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल पे जाता है पंचायत समिति, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? हु इज़ द हेड ऑफ द विलेज कोर्ट? तो विलेज कोर्ट का जो हेड होता है वो होता है सरपंच, जो कि लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो सरपंच हो जाएगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान, ग्रीस। तो ग्रीस को जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में कब घोषित किया गया था? तो ये जो है 1832 में जो है ग्रीक को जो है इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में घोषित किया गया, 1832। लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी है? तो लाला लाजपत राय जो थे ना एक अच्छे लेखक थे और इन्होंने जो बहुत सारी किताबें लिखी, खासकर जो है इन्होंने वैसे किताबें लिखी जिससे जो देशभक्ति जवानों के अंदर आए। जैसे कि इन किताबों की बात करें तो इन्होंने जो है मजीनी का बायोग्राफी लिखा है, उसके अलावा जो गैरिबाल्डी, शिवाजी, दयानंद, इन सब की जो बायोग्राफी इन्होंने लिखी हुई है। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पे है मजीनी। तो लाला लाजपत राय ने जो है मजीनी की बायोग्राफी लिखी थी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो हु एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो ब्लड एंड आयरन की बात करें तो ये दिया गया है ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा। ओटो वन बिस्मार्क जो हैं इन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी दिया, ठीक है। मेनली ये कौन थे? तो ये जो है ना मिनिस्टर थे प्रोशिया के,
और इन्होंने जो है यही ब्लड और लोहे की नीति जो है दिया, ताकि जो है पूरा जो जर्मन है उसको यूनिफाई किया जा सके। तो बिस्मार्क। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? हु क्रिएटेड द कन्फेडरेशन ऑफ राइन स्टेट्स? तो 39 जर्मन फेडरेशन, जर्मन स्टेट्स को मिला के जो है 39 जर्मन स्टेट्स को मिला के जो है एक राइन स्टेट्स बनाया गया था। स्टेटस नहीं, स्टेट्स, एक राइन स्टेट्स बनाया गया था। तो ये किसने किया था? ये बनाया था नेपोलियन बोनापार्टे ने। ब्रशेन शैफ्ट नामक सभा कहाँ स्थापना किया गया था? वेयर वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ब्रशेन शैफ्ट स्टैब्लिश्ड? तो ब्रशेन शैफ्ट की बात करें तो इसका शुरुआत किया गया था 1850। और ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये जर्मनी में स्टार्ट किया गया था। किस लिए? तो मेनली जो है ना वहाँ पे लोगों को जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन को प्रभावित करने के लिए, कि भाई यहाँ पर यूनिफिकेशन हो जाए, सब मिलकर एक हो जाए। तो इस चीज़ को बढ़ावा, इस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जो है ये ब्रशेन शैफ्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द यूटोपियन सोशलिस्ट? यूटोपियन सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया? ये लोग चाहते हैं कि समाज में जो है ना एकदम सब इक्वल रहें, कोई भेदभाव ना हो, एकदम सभ्य समाज के ये लोग कामना करते हैं। तो ये लोग कौन है? तो सेंट सिमन भी जो है यूटोपियन सोशलिस्ट हैं, रॉबर्ट ओवन भी इस विचारधारा से प्रभावित हैं, और लुइस ब्लैंक भी जो है इस विचारधारा से प्रभावित हैं। तो दो तरह के आपको सोशलिज्म समाजवाद दो तरह का देखने को मिलेगा। एक तो यूटोपियन सोशलिज्म हो गया, और दूसरा जो है मार्क्सिज्म सोशलिस्ट। तो दोनों ही जो है अलग अलग थोड़े बहुत अंतर में है, विचारधाराओं के अंतर का है। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बाय विच ऑफ दिस नेम्स इज द बोल्शेविक रेवोल्यूशन नोन? तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन की बात करें तो ये हुआ है 1917 में। दो बार हुआ, एक तो फरवरी में हुआ और एक जो है अक्टूबर में हुआ। तो यहाँ पे जो है अगर बोल्शेविक की बात करें तो अक्टूबर वाला जो रेवोल्यूशन है ना उसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है। और ये मेनली जो बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किया गया था, ताकि रशिया में जो है सोशलिज्म को स्थापित किया जा सके, जिसके मुख्य जो करने वाले मासेस जो थे कौन थे? लेबर्स थे, वर्कर्स थे। तो इन लोगों ने इस आंदोलन में जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और इसको लीड किया था व्लादिमीर लेनिन ने। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो लाल सेना ये सोशलिस्ट का ही सेना था। जैकोबिन क्लब की बात करें तो जैकोबिन क्लब जो है ये फ्रांस में स्थापित किया जाता था, जिसके द्वारा जो है नेशनलिज्म की विचारधारा को प्रभावित किया, बढ़ाया जाता था। राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है ना इसको लोगों के अंदर डाला जाता था। जोल्वेरिन की बात करें तो ये एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापार संगठन है। चेका, चेका जो होता है ये एक स्पाई पुलिस था जो कि लोगों पे निगरानी रखता था। तो गुप्त पुलिस संगठन की बात करें तो ये हो जाएगा चेका। नरोत्तम सिनानुक ने राजनीति से कब संन्यास ले लिया? नरोत्तम सिनानुक की बात करें तो पहली बात ये है कहाँ से? तो ये हैं कंबोडिया से। नरोत्तम सिनानुक जो थे ये कंबोडिया के शासक थे, और इन्होंने जो है जब 1954 के करीब जो है ना, जब यहाँ पर सब शांतिपूर्वक हुआ थोड़े समय तक के लिए, तो इसके बाद जो है कंबोडिया के ये राजा शासक बन गए और रूल कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्द जो है इनके रूल को चैलेंज किया गया, और जिसके वजह से जो है पूरा कंबोडिया में जो है गृह युद्ध का माहौल छिड़ गया। ये गृह युद्ध चलता रहा, हालांकि 1975 के बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत शांति आई, और फाइनली नरोत्तम सिनानुक जो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन उसके बाद जो है नरोत्तम सिनानुक ने जो है 1978 में पूरा संन्यास ले लिया। तो ऑप्शन हो जाएगा 1978। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई? ड्यूरिंग हुज रेन वॉज द रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया? तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत किया गया ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। लॉर्ड डलहौजी जो हैं 1948 में 1948 में जो है यहाँ पर गवर्नर जनरल बन के आए थे, और ये 1956 तक यहाँ पे रहे। ठीक है, इसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं, जिसमें से रेलवेज, टेलीग्राम, ये सब का इन्होंने शुरुआत किया। तो लॉर्ड डलहौजी, और रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो रेलवे की शुरुआत की बात करें तो ये जो है 1800, अच्छा 1900 नहीं 1800 होना चाहिए, 1900 लिख दिया मैंने। 1848 से 1856, तो 1853 में जो है रेलवे की शुरुआत की गई। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? फ्रॉम वेयर डिड गांधी स्टार्टेड द दांडी मार्च? तो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई वो है साबरमती आश्रम से, और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1930। 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी जो है 72 डेलीगेट्स के साथ, 72 साथियों के साथ जो निकल पड़ते हैं साबरमती से दांडी की तरफ, और वहाँ जाकर वो जो है नमक कानून का विरोध करते हैं। तो साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च की शुरुआत की गई।
स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ स्वराज पार्टी हेड। तो स्वराज पार्टी की बात करें तो ये लगभग जो है 1922 का अंत और 1923 की शुरुआत में जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू एंड CR दास के द्वारा। तो इन लोगों ने मिलकर जो स्वराज पार्टी का शुरुआत किया और इसका पहला जो बैठक हुआ वो हुआ इलाहाबाद में, जो आज का प्रयागराज है। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? हु अमंग दिस इज नोन एज अ फ्रंटियर गांधी? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफर खान को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास? तो गो बैक टू वेदास का जो नारा है ये दिया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनके अनुसार क्या था कि वेदों में बहुत ज़्यादा ज्ञान छुपा हुआ है और अगर हम सीरियसली वेदों को फॉलो करेंगे तो इससे जो है हमारी संस्कृति में और ज़्यादा सुधार आएगा। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1929 से, 1929। और ये बनाया किसने, इसकी स्थापना किसने किया? सहजानंद सरस्वती जो हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, बिहार प्रांतीय किसान सभा, प्रोविंशियल किसान सभा, सहजानंद सरस्वती। कब हुआ? 1929। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो पहला जो फैक्ट्री एक्ट आया वो था 1881 में। ठीक है, पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में। और एक उस समय के जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय, वो कौन थे? लॉर्ड रिपॉन। ये वाइसरॉय थे इंडिया के। ब्रिटिश संसद किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया? विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड इन इंडिया? देखो, ब्रिटिश जब से आया था, लगभग जो बात किया जाए पहली बार जो यहाँ पे एंट्री होती है 1608। तो 1608 से जो ब्रिटिश यहाँ पे व्यापार कर रहा है और तब से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इकलौती ऐसी कंपनी थी ब्रिटेन की जो भारत में व्यापार कर रही है। तो उसका एक अधिकार था, मोनोपोली था। लेकिन इस मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया 1813 के एक्ट के तहत। हालांकि पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया, यहाँ पर भी जो है ना चाय के व्यापार को छोड़ दिया गया। चाय और टोबैको के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे चीज़ों पे जो है मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? ठीक है, तो सिटी ऑफ, अगर हम बात करते हैं बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, तो इसकी जो स्थापना किया गया था वो किया गया था क्योंकि 1896 में बॉम्बे में जब प्लेग आया था और इस प्लेग महामारी को ख़त्म करने के लिए जो इस ट्रस्ट को स्थापना किया गया था कि इससे किस तरीके से जो है बीमारियों को फैलने से रोका जा सके, तो इसके लिए प्लेग महामारी से निपटने के लिए जो सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट? तो प्लेग एपिडेमिक। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हु पब्लिश द सोम प्रकाश वीकली मैगजीन? सोम प्रकाश की बात करें तो इसका जो पब्लिशमेंट हुआ था वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और ये कब शुरू किया गया? लगभग जो है 1859 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और ये जो है बांग्ला भाषा में छपता था सोम प्रकाश। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर न्यू इंडिया? तो न्यू इंडिया की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, जून 1914 में, और ये इंग्लिश भाषा में छपता था न्यू इंडिया। ठीक है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? फ्रॉम वेयर डिड सिल्क रूट बिगेंस? तो सिल्क की बात करें तो सिल्क का जो खोज है ये चाइना ने किया था, तो यहीं से जो है ये रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट जो है स्टार्ट होता है चीन का जो जियांग प्रोविंस है वहाँ से ये शुरू किया गया है। चीन का जियान प्रोविंस से जो है सिल्क मार्ग शुरू होता है। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? विच ऑफ दिस कंट्रीज एक्सट्रीमली पुअर इन द नेचुरल रिसोर्स? तो अगर बात करें तो इसमें भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब के पास जो अच्छा खासा हमें रिसोर्स देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर जापान की बात करें तो जापान जो है इसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत आगे है और ये देखोगे कि जो भी अपना प्रोडक्शन करता है इस सब के लिए जो रॉ मटेरियल आते हैं, कच्चे माल, वो सब बाहरों से ये मंगा के बनाता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है इन जापान ने ज़्यादातर जो है मानव संसाधन पे ज़्यादा जोर दिया है, यहाँ के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हुआ है, इसीलिए जो है ये आज के समय जो है तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है।
इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? विच ऑफ द स्टेट हैज़ अ मोस्ट फॉरेस्ट कवर? तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिला नेशनल पार्क की बात करें तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। ये मेनली जो है ना स्नो लेपर्ड्स के लिए जाना जाता है। रोहिला नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड्स के लिए जाना जाता है। सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट जो है ना एक अपतटीय तेल गिरा है, रिग है, ठीक है। यहाँ से जो मेनली तेल निकालने का काम किया जाता है। तो व्हाट इज सागर सम्राट? तो ये ऑफशोर रिग ऑयल है। और ऑफशोर रिग ऑयल की बात करें तो भारत में ऑफशोर ऑयल कहाँ से माइन किया जाता है? तो मेनली मुंबई। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? विच न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ द रशिया? तो रशिया की मदद से जो है कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु में है, तो इसकी शुरुआत की गई थी। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अंगोरा ऊल मिलता है अंगोरा रैबिट से। रैबिट का एक प्रजाति है अंगोरा, यहाँ से मिलता है। और इसका जो फर होता है ना, जो बाल है, वो बहुत ज़्यादा मोटा और सॉफ्ट होता है। तो इसी से जो अंगोरा ऊल का निर्माण किया जाता है, खरगोश है ये। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री स्टैब्लिश इन इंडिया? तो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री की बात करें, लौह इस्पात की बात करें, तो ये सबसे पहले जो है झारखंड के जमशेदपुर में जो है शुरुआत किया गया। 1907 में जो है टिस्को, जो कि है टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसकी शुरुआत की गई जमशेदपुर झारखंड में। भोपाल त्रसादी में किस गैस का रिसाव हुआ था? विच गैस वॉज लीक्ड इन द भोपाल ट्रेजेडी? भोपाल ट्रेजेडी हुआ कब? तो ये हुआ था 1984 में। और इस दौरान जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये केमिकल जो लीक हो गया था, जिसकी वजह से लगभग जो है 3000 लोग मारे गए इसमें। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH44, जो कि जोड़ता है श्रीनगर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक को ये कवर करता है। तो NH44 जो है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। हालांकि पहले इसका नाम था NH7, ठीक है। वहीं अगर शॉर्टेस्ट की बात करें तो शॉर्टेस्ट है हमारे पास 966B। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? लार्जेस्ट रेलवे जोन की बात करें तो लार्जेस्ट रेलवे जोन हो जाता है नॉर्दर्न रेलवे। जो उत्तर रेलवे है ये सबसे बड़ा रेल जोन होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट रेल जोन नॉर्दर्न रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइजेशन की बात करें तो ये हुआ है 1953 में। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पहले जहाँ जो भी रेल यात्रा जो है ना वो सब प्राइवेट कंपनियों की तरह कंट्रोल किया जाता था, अब जो है सरकार कंट्रोल करने लगी थी। हालांकि अब फिर से वापस से जो है सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है। सादिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? विच नेशनल वाटरवे इज़ फ्रॉम सादिया टू धुबरी? तो ये बात करें मेनली तो ये जो जलमार्ग है ना, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, और ये है जलमार्ग 2, नेशनल वाटरवे 2, ठीक है। लगभग जो है 891 किलोमीटर्स का ये जलमार्ग है, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। फाल्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? वेयर इज़ द फाल्ता स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो फाल्ता स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कोलकाता में, जो कि है वेस्ट बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल जो है ये सही हो जाएगा। मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया गया है? इन विच स्टेट इज़ मोनाजाइट फाउंड द मोस्ट? तो मोनाजाइट की बात करें तो मोनाजाइट ज़्यादा पाया जाता है केरला में। और मोनाजाइट से क्या मिलता है? तो मोनाजाइट से मिलता है थोरियम। मोनाजाइट से जो हम एक धातु मिलता है जिसको कहते हैं थोरियम। भारत का कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा गया है? विच इट इज़ कॉल्ड कॉटन पॉलिश इन इंडिया? तो ये जो है मुंबई को कहा जाता है। कॉटन पॉलिश जो है मुंबई।
कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? विच मिनरल इज फाउंड इन कुद्रेमुख? तो कुद्रेमुख जो है ये आयरन के लिए जाना जाता है, तो आयरन और लौह आयस्क जो है ये यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है कुद्रेमुख में। ठीक है, और ये कुद्रेमुख है कहाँ? ध्यान रखिए, कर्नाटका। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो त्रिवेणी नहर जो है ये कौन सी नदी पे है? तो ये जो है गंडक नदी पर है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये पश्चिम चंपारण में है। तो वेयर हैज़ द त्रिवेणी कैनाल बीन कंस्ट्रक्टेड? तो ये वेस्ट चंपारण में जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। इन परियोजनाओं में से कौन सा सीतामढ़ी जिले में स्थित है? विच ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट? देखिए, तो मेनली अगर बात किया जाए ना, तो इनमें से जो नदियों का प्रोजेक्ट है ये बागमती नदी जो है ये सीतामढ़ी से गुजरती है, तो बागमती परियोजना जो है ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। अभ्रक उत्पाद में भारत का कौन सा स्थान है? मेगा प्रोडक्शन की बात, तो मेगा प्रोडक्शन भारत जो है पहले स्थान पर है, तो मेगा प्रोडक्शन में भारत पहले स्थान पर आता है। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय की सबसे खेती जो होती है ना वो असम में होती है, तो असम जो है ये सही जवाब हो जाएगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है जो हमें ओर चाहिए वो है बॉक्साइट, और बॉक्साइट होता क्या है? तो ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो बॉक्साइट। 50 सेमी से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? विच कंडीशन अकर्स इन द एरिया ऑफ? तो जहाँ पे बारिश कम आएगा तो जाहिर बात है वहाँ बाढ़ तो हो नहीं सकता है। जब बारिश कम है तो बाढ़ कहाँ से आएगा? सुनामी भी नहीं आएगा। लैंडस्लाइड तो वो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, तो बारिश कम होने वाले क्षेत्रों में चांसेस है कि वहाँ पे सूखा पड़ सकता है, ड्रॉट। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? विच रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ द फ्लड इन द रिवर? इस नदी को बोलते हैं सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। और ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है कोसी नदी। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, और इस कारण जो है बार बार जो नॉर्दर्न बिहार है इसमें बाढ़ लाती रहती है। जो सीमांचल का क्षेत्र है ना इसमें ज़्यादातर बाढ़ लाने का कारण जो है कोसी नदी है, तो इसको जो है बिहार का शोक या फिर सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करती है? तो बिहार में ज़्यादातर जो प्रभावित होते हैं ना लोग वो बाढ़ से होते हैं। यहाँ भूकंप, सुनामी, भूस्खलन उतना नहीं है, बाढ़ के कारण जो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो विच ऑफ दिस नेचुरल डिजास्टर्स इफेक्ट बिहार एवरी ईयर? तो फ्लड, और वो भी कोसी के कारण ज़्यादा होता है। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? एपी सेंटर इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस? तो एपी सेंटर की बात करें तो एपी सेंटर क्या होता है? जैसे ज़मीन के नीचे देखो क्या, जहाँ से वेव्स उत्पन्न होते हैं, ज़मीन के नीचे जहाँ से वेव्स उत्पन्न होते हैं ना, इन्हीं वेव्स के चलते जो है भूकंप आता है। तो जहाँ से वेव्स ओरिजिनेट हुए इसको फोकस कहते हैं, और जस्ट फोकस के ऊपर ठीक जो ज़मीन है ना इस ज़मीन को एपिसेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र का संबंध किससे है? भूकंप से है, अर्थक्वेक। जहाँ से जिस पॉइंट में ज़मीन के नीचे जिससे ओरिजिनेट हुआ शुरुआत है उसको फोकस कहा जाता है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो पॉपुलेशन वाइज बिहार की बात करें तो बिहार तीसरे स्थान पे आता है। फर्स्ट पे है यूपी, सेकंड पे है महाराष्ट्र, तो बिहार जो है थर्ड पे है, तीसरा स्थान। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज द पर कैपिटा इनकम नोन? तो पर कैपिटा इनकम को बोला जाता है औसतन आय। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हो गया? तो पर कैपिटा इनकम का मतलब हो जाता है टोटल इनकम या जीडीपी बाय टोटल पॉपुलेशन। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाता है पर कैपिटा इनकम, पर हेड जो है लगभग कितना पैसा कमाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित है? व्हाट वाज द ट्रेड बेस्ड ऑन द अर्ली स्टेज ऑफ एक्सचेंज? तो शुरुआती दौर की बात करें तो शुरुआती दौर में ये किस पे निर्भर करता था? तो पहले जो है ना लेन देन का तरीका क्या होता था? बार्टर सिस्टम, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति क्या करता था, एक दूसरे का सामान आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, जैसे कपड़ा के बदले अनाज या फिर जो है तेल के बदले कपड़ा। तो इस तरीके से चीज़ों का अदला बदली किया जाता था, तो इसे को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो पहले बार्टर सिस्टम के द्वारा जो है चीज़ों का लेन देन जो है किया जाता था। मैकलागन कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग?
तो मैगलागन जो समिति है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है कोऑपरेटिव से, सहकारिता से। ये कमेटी का गठन कब हुआ था? तो इस कमेटी का गठन जो है 1915 में किया गया था, ताकि जो सहकारिता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनके परफॉर्मेंस को और ज़्यादा सुधार किया जा सके। लघु उद्योगों के अधिनियम निवेश सीमा क्या है? तो लघु उद्योगों की बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे कि मेनली जो होता है ना, एक तो हो गया माइक्रो, फिर होता है स्मॉल, फिर मीडियम और फिर होता है लार्ज। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया है। तो माइक्रो में लगभग जो है 1 करोड़ तक का, स्मॉल की बात करें तो 5 करोड़, जिसको अब बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन पहले जो है 5 करोड़ तक की सीमा रखी गई थी। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग होता क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये चीज़ है। तो इसके जो हेड होते हैं वो हैं प्रधानमंत्री। हालांकि बात करें तो 1950 में जो है 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। तो 1900 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, जो कि हर 5 वर्ष के लिए योजना बनाएगी। आगे जाके जो है 2015 में जो है इसी को बदल दिया गया और इसी को नाम दे दिया गया नीति आयोग, जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? तो वह है प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द मनी अर्न थ्रू ह्यूमन लेबर कॉल्ड? तो अगर बात किया जाए मानव परिश्रम से जो भी हम पैसा कमा रहे हैं वो क्या है हमारा? तो एक तरीके का जो है इनकम है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1934 के एक्ट के तहत और 1935 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हालांकि इसको नेशनलाइज कब किया गया? तो 1949 में जो है इसको नेशनलाइज किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है सी। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? विच द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह है शिक्षा, ठीक है, जिससे मेनली जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा, जैसे शिक्षा हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग होते हैं। पानी, पीने का पानी हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब। संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? तो विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स? तो 2012 को जो है डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। हालांकि 2025 जो ये साल है, ये भी जो है 2025 को भी डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? वेयर वॉज द कंज्यूमर राइट्स फर्स्ट अनाउंस? तो कंज्यूमर राइट्स की बात करें तो लगभग जो है 1962 में जो है अमेरिका ने सबसे पहले इसकी घोषणा की थी, जब वहाँ के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। तो इन्होंने जब सबसे पहली बार जो अनाउंस किया था कंज्यूमर राइट्स के बारे में। विश्वों की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड विद ईच अदर कॉल्ड? तो इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से खुला छूट दे देना व्यापार को लेकर। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि प्राइवेट कंपनियां व्यापार के लिए एकदम फ्री हैं। और ग्लोबलाइजेशन हो गया जब एक देश दूसरे देश से कनेक्ट करता है, पूरा जो विश्व आपस में जुड़कर जो है व्यापार कर रहा है, तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोतक का उदाहरण है? वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक होता है, सहकारिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। तो सभी के सभी जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सोर्स? तो सभी के सभी, ऑल। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? इन विच सेक्टर इज द मोस्ट इंडियन वर्क फोर्स एम्प्लॉयड? तो भारत की बात करें तो लगभग 2/3 लोग जो है 60% ऑफ द पीपल अभी भी कहाँ से कमाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र से, एग्रीकल्चर वगैरह पे निर्भर करते हैं। हालांकि ज़्यादा पैसा बनता किससे? ज़्यादा जो जीडीपी में पैसे का योगदान है वो है टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर।
भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? हु डिसाइड्स अ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये तय करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। जो भी मौद्रिक नीतियाँ होती हैं ये सब भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट नेम वाज द लैंड डेवलपमेंट बैंक अर्लियर नोन एज? तो पहले जो इसको बोला जाता था लैंड मॉर्टगेज बैंक। ऑप्शन नंबर बी, भूमि बंधक बैंक के नाम से जो है जाना जाता था पहले। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? विच ऑफ दिस डिपॉजिट्स डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट? तो जो करंट डिपॉजिट होता है चालू जमा, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। मेनली चालू जो खाता होता है ये कौन खोलता है? तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, तो इनके द्वारा जो ये चालू खाता खोला जाता है, तो इस पर कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो आज का क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ बनाया होगा। ठीक है, तो आपने जितना भी सही किया है वो मुझे बताइए कितना आपका सही आया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।